हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिद्धांत। कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं आपको सुना रहा था सत्य व्यास की लिखी कहानी दिल्ली दरबार। यह है उसका 10वां भाग। प्रेम के कारण नहीं होते, परिणाम होते हैं। प्रेम में परिणाम की चिंता तब तक नहीं होती जब तक देर ना हो जाए। पंछी घर के छतों, मेट्रो की सीढ़ियों, कॉलेज के खुले मैदानों में या फिर पार्क के पेड़ों के गिर्द अपनी जिंदगी की नीड़ बनाने के सपने में खोए रहते हैं और परिणाम अपनी परिणति की ओर मंद गति से चलता जाता है। यह परिणति सुखद होगी या दुखद, या फिर दुखद परिणति का सुखद परिणाम, या फिर इसका भी उल्टा होगा। यह महज इस बात पर निर्भर होता है कि प्रेम का परिमाण कितना है भी या नहीं। सीडीएस की परीक्षा के बाद मैं घर चला गया था। पहले 5-6 दिन तो सब ठीक रहा, मगर उसके बाद राहुल के कॉल रोज आने लगे। वो जब भी कॉल करता जल्द आने को कहता। मुझे ऐसा लगा कि उसका मन अकेले नहीं लग रहा होगा, इसलिए वो कॉल कर रहा है। मुझे भी अब OIR टेस्ट और PNDT टेस्ट की चिंता सता रही थी। उसके बाद इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट की भी तैयारी करनी थी, इसलिए मैं भी दिल्ली वापस आ गया। सीढ़ियाँ चढ़ते ही मुझे घर का माहौल कुछ अजीब लगा। सीढ़ियों के नीचे लगे मोटर पंप चलाने के लिए उतरी परिधि ने मुझसे कुछ कहना चाहा, मगर अचानक रुक गई। उसने मेरे हेलो का जवाब भी नहीं दिया और आंखें साफ करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई। मैं भी परेशान हुआ। परिधि के चेहरे से जाहिर था कि सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगा कि ज़रूर राहुल से झगड़ा हुआ होगा, मगर जितना मैं परिधि को जान पाया था उस लिहाज से परिधि राहुल से झगड़कर रोएगी नहीं। इसके उलट वो चिल्लाकर अपनी बात मनवा लेने वालों में से थी। मैं थके कदमों से ऊपर चढ़ा। छोटू काम खत्म कर नीचे उतर रहा था। मैंने उसे सीढ़ी में ही रोककर चाय बना के जाने के लिए कहा, जिस पर उसने बताया कि राहुल भैया ने आपके जाने के बाद से दूध मंगवाया ही नहीं है। मुझे राहुल पर बहुत गुस्सा आया। मैं छोटू को जाने का कहकर कमरे में दाखिल हुआ। राहुल ने मुझे देखते ही हड़बड़ाहट में ही खड़े होकर कहा, झाड़ी भाई, अच्छा हुआ तू आ गया, जल्दी कर, घर खाली करना है। क्यों, क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। हुआ नहीं झाड़ी, होने वाला है। शांति से बैठ के बताओ क्या हुआ, मैंने राहुल को बैठाते हुए कहा। राहुल को भी एहसास हुआ कि वो मेरे कमरे में घुसते ही अपनी प्रॉब्लम लेकर बैठ गया था, इसलिए उसने मेरा बैकपैक लेकर किनारे रख दिया और फिर बैठते हुए कहा, यार परिधि इज 3 वीक लेट। राहुल ने फंसी हुई आवाज़ में कहा, व्हाट? लेकिन वो तो, मैंने प्रिकॉशन की बाबत पूछा। हाँ यार, प्रिकॉशन लेती थी, लेकिन माइग्रेन की कोई दवा भी लेनी शुरू की थी, उसी के साइड इफ़ेक्ट की वजह से शायद, राहुल ने कहा। शिट मैन, मैंने सिर पकड़ लिया। गड़बड़ हो गई यार, राहुल ने बुझी आवाज़ में कहा। परिधि क्या कह रही है, मैंने पूछा। शादी करने को, पापा से बात करने को, राहुल ने सीधा कहा। फिर मना कर दिए यार। क्यों मना कर दिए, मैंने गुस्से से पूछा। बस मना कर दिए, राहुल ने ढिठाई से जवाब दिया। मना कर दिए? मना कर दिए का क्या मतलब, मैंने लगभग उबलते हुए पूछा। तो क्या करें, शादी करें, राहुल ने भी चिल्लाते हुए जवाब दिया। नहीं, लेकिन अभी कम से कम वादा तो करो, उसकी भी हालत तो समझो, मैंने गुस्सा पीने की कोशिश करते हुए कहा। अबे 25 साल में कौन शादी करता है बे, राहुल ने खींचते हुए कहा। अब मैंने दोनों हाथों को छाती पर बांधते हुए राहुल से पूछा, अब क्या कमरा खाली करेंगे और क्या? राहुल ने जल्दबाजी में फिर वही रट दोहराई। राहुल को ऐसा करता देख न जाने कैसे मेरा हाथ उस पर उठ गया। मैंने ये जानकर नहीं किया था। मुझे उसकी बातों से खींच थी और इतना समझाने के बावजूद, इतनी गलतियों के बावजूद वो भाग रहा है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, भैंचो, समझ नहीं रहा है कि तू क्या कह रहा है? कमरा खाली करते हैं, कमरा खाली करते हैं, रटे जा रहा है, यही सॉल्यूशन है। और उस लड़की का क्या, वो कहाँ भाग के जाएगी, ब्लडी एस्केपिस्ट। इसी दिन से मैं डरता था, इसी दिन के लिए मना करता था, मगर मेरी सुनता कौन है, कहते हुए मैं गुस्से से बैठ गया। राहुल ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो भी चुपचाप मेरे सामने ही बैठा रहा। मैंने गुस्से में राहुल पर हाथ उठा तो दिया था, मगर फौरन ही मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। अब
मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। नजरें इधर उधर भटकने के दौरान मैंने देखा कि कमरे के बाहर 2 पैरों की परछाई खड़ी है। मैं समझ गया था कि परिधि दरवाजे के बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही है। मैंने राहुल को चुप रहने का इशारा किया। राहुल भी उसके पैर की परछाई देखकर समझ गया और अनमना हो गया। काफी देर तक जब कोई बात परिधि को सुनाई नहीं दी तो वो दरवाज़ा खोलकर भीतर आ गई। पिछले 1 हफ्ते में ही उसके चेहरे में काफ़ी बदलाव आ गया था। तनाव, परेशानी, अपमान और अनजाने डर ने उसकी सेहत पर अपना बुरा असर छोड़ा था। ऊपर से रही सही कसर राहुल ने पूरी कर दी थी। भीतर आते ही परिधि ने मुझे देखकर एक उतरी हुई मुस्कान दी और कहा, मोहित, तू ज़रा 2 मिनट बाहर जाएगा? मुझे इससे कुछ बात करनी है। तू कहीं नहीं जाएगा। इसे जो बात कहनी है तेरे सामने ही कहे। वैसे भी तुझसे कुछ छुपा नहीं है। राहुल ने मुझे कलाई से पकड़ते हुए कहा। मैं असमंजस में पड़ा, अभी कुछ कह पाता तभी परिधि ने राहुल को अपलक देखते हुए कहा, तूने कुछ भी पर्सनल नहीं रखा ना? कहते कहते परिधि के आंसू बह निकले। उसे रोता देख मैंने ही बात संभाली। अरे नहीं, इसकी तो ऐवें ही बकने की आदत है। तुम बातें करो, मैं आता हूँ। और वैसे भी दूध है नहीं, मुझे चाय की प्यास लगी है। कहकर मैंने उस बोझिल माहौल को हल्का करने की कोशिश की और बाहर निकल गया। जानबूझकर मैं मैगजीन के स्टॉल पर गया और टाइम बिताने के लिए कुछ किताबें पलटने लगा। बिस्किट के 2 पैकेट भी खरीदे और जब ऐसा लगा कि समय काफ़ी हो गया है तो कमरे की ओर चल दिया। जब मैं दूध लेकर ऊपर आया तो परिधि जा चुकी थी। राहुल सर पकड़े बैठा हुआ था। क्या हुआ? मैंने दूध और बिस्किट रखते हुए पूछा। वही ब्लेम गेम एंड ऑल दैट, राहुल ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कहा क्या उसने? मैंने परिधि के बारे में पूछा। शी इज़ रेडी टू अबॉर्ट। तो फिर सीलमपुर में कोई गायनिक है जो कर देगी, पर वो मेल कंपेनियन के बिना केस नहीं लेती है। हाँ तो जा साथ में उसके, जाना ही चाहिए वैसे भी, मैंने चाय की केतली चढ़ाते हुए कहा। मुझसे नहीं होगा यार। क्या नहीं होगा? मैंने डांटते हुए कहा। यही सब अबॉर्शन एंड ऑल दैट, राहुल ने कहा। हरामी टाइप बात मत करो, दिमाग गर्म हो जाएगा, फिर गाली वाली दे देंगे। कहाँ तो साले तुमको उस लड़की को सपोर्ट देना चाहिए और कहाँ भागने की सोच रहे हो? मैंने गुस्सा पीते हुए कहा। उसी की गलती है, उसने प्रिकॉशन ही ठीक से नहीं लिया, राहुल ने भड़कते हुए कहा। फिर वही बात, भोसड़ी के वही क्यों ले प्रिकॉशन? तुम क्यों नहीं लोगे प्रिकॉशन? मैंने गुस्से में बदजुबानी की। बिकॉज आई ट्रस्टेड हर, क्योंकि मुझे लगा वो ले रही है तो सब ठीक है, राहुल ने सिर पकड़ते हुए कहा। यही बात, बिल्कुल यही बात, तुम जितना उसको ट्रस्ट करते हो उतना ही ट्रस्ट उसको तुम पे होना चाहिए ना। और वो ले तो रही ही थी, अगर किसी कारण से प्रिकॉशन फेल हो गया तो गलती उसके सिर डाल दोगे। मैं लगभग उबलती जुबान में था। करना क्या है झाड़ी, बताओ, मेरा दिमाग फट रहा है, राहुल ने दोनों हाथों से सिर पकड़कर पूछा। चाय पियो पहले और सुनो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो मेंटली रेडी है तो उसे ले जाओ, बट मेक श्योर दैट इट्स हर डिसीजन एंड नॉट योर्स, मैंने कहा। राहुल थोड़ी देर सर झुकाए अपनी दोनों हथेलियों में चेहरा छुपाए शांत बैठा रहा। फिर कुछ सोचकर अचानक ही बोल पड़ा। तू भी साथ चलेगा झाड़ी? मैं जाकर क्या करूँगा? अब मेरी हवाइयाँ गायब थीं। तू चलेगा तो संभल रहेगा यार, राहुल ने लगभग गुजारिश करते हुए कहा। पंडित, कैसा लगेगा यार 2 लड़कों के साथ एक लड़की? सोच जरा। तू भीतर मत जाना, मोड़ पर ही रुक जाना कहीं, पर चलना यार, राहुल ने फिर कहा। राहुल को ऐसी स्थिति में अकेले छोड़ देना मुझे उचित नहीं लगा। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है चलूँगा, पर पहले परिधि को बता कि तू चल रहा है। कैसे पूछूं भाई? राहुल ने बचकाना सवाल किया। मैसेज कर दे कि डेट ले ले, वो समझ जाएगी। मैंने कहा, थैंक्स झाड़ी, यार मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। देखना, तुझसे ये भी नहीं पूछ पाया कि एग्ज़ाम कैसा रहा, राहुल ने पेशानी पूछते हुए कहा। लगता है MBA पूरा नहीं हो पाएगा, मैंने कहा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उससे पहले CDS में हो जाएगा। ग्रेट यार, कहते हुए राहुल ने मुझे गले से लगा लिया। वक्त के इस कतरे को मैं भूल जाना चाहता हूँ। ये आत्मा पर बोझ जैसा है अब तक, बोझिल, कातर और अक्षमय भी। शब्दों, विचारों और दलीलों से आप लाख भ्रम अपने गिर्द बुन लें, मगर सच्चाई का बोझ आप महसूस करते ही हैं। राहुल बेचैन था और परेशान भी। ऐसी स्थिति की कल्पना
बिना इस अजाब में पड़े की भी नहीं जा सकती। राहुल ने रात के बाद की जिंदगी न कभी सोची थी और न कभी सोचने की ज़रूरत आन पड़ी थी। सारी वाचलता, चतुराई धरी रह जाती है। ऐसी स्थिति के लिए कोई लड़का या लड़की कभी तैयार नहीं होते। राहुल भी नहीं था। हाँ, मगर वो तैयारी कर ज़रूर रहा था। कल की तैयारी, कल जो बहुत भारी गुजरने वाली थी। वो सैकड़ों दफ़ा फर्जी सिग्नेचर की प्रैक्टिस कर चुका था। गायनिक से वो क्या कहेगा, इसकी भी तैयारी उसने अपने हिसाब से कर ली थी। लौटते वक्त किस रास्ते आना है ये भी तय कर चुका था। किसी ने देख ही लिया तो क्या कहना है, इसके बहाने भी उसने सोच रखे थे। रात बीती। तय वक्त से 10 मिनट पहले ही हम लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर आ गए। परिधि अभी नहीं आई थी। राहुल कुछ ज़्यादा ही तनाव में था। उसके तनाव को कम करने के लिए मैंने मजाक किया। फौजियों से क्या क्या करवाओगे पंडित? मतलब? राहुल ने रास्ते की ओर देखते हुए ही पूछा। मतलब कि अब हम लोग बम भी गिरवाएं और बच्चा भी गिरवाएं। मैंने हंसते हुए कहा, घटिया मजाक है ये। तुमको नहीं जाना है मत जाओ, मगर ऐसा घटिया मजाक मत करो। राहुल ने नाराज होते हुए कहा। सॉरी सर, अच्छा लगा कि तुम्हें बुरा लगा। मैंने कहा, मुझे सचमुच ये बात अच्छी लगी कि राहुल को इस बात की गंभीरता का एहसास है और उसे भी पता है कि मजाक घटिया भी होता है। राहुल की नज़र रास्ते पर थी कि तभी परिधि आती दिखी। उसकी बिलौरी आंखों से हमेशा झांकने वाली बिल्ली गायब थी। वो उदास तो नहीं पर शांतचित जरूर थी। उसके मुकाबले राहुल ज़्यादा परेशान था। हाथों में कुछ पेपर्स दबाए वो हम तक पहुंची और एक फीकी सी मुस्कान के साथ उसने फिर राहुल को देखा। आंखों की शिकायतों ने मुझे ये समझा दिया कि वो शिकायत राहुल को मुझे साथ लेने के लिए थी। मुझे लगा कि परिधि इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि ऐसी स्थिति में उन दोनों के अलावा भी किसी को साथ होना चाहिए। मगर राहुल की जिद, जिसके आगे मेरी कुछ चलती नहीं थी, फिर भी इस दफ़ा बात समझकर मैंने कहा, ओके पंडित, तुम लोग चलो, मैं निकलता हूँ। नहीं मोहित, तू भी चल। तू रहेगा तो मुझे ढांढस रहेगा। वैसे भी अब क्या फ़र्क पड़ता है? परिधि ने मुझसे कहा। ये हाथ में क्या लिया है? मैंने प्लास्टिक फोल्डर देखते हुए परिधि से पूछा। रेगुलर चेकअप्स हैं, कहते हुए उसने जैसे ही रिपोर्ट ठीक करने चाहे कुछ कागज़ नीचे गिर पड़े। राहुल जैसे ही कागज़ उठाने के लिए बढ़ा, परिधि ने 5 उंगलियों के इशारे से उसे मना कर दिया। उसने खुद ही झुककर कागज़ समेटे और फोल्डर में रखते हुए पूछा, चले? हाँ, मैंने कहा। बिना कुछ कहे राहुल, मैं और परिधि मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। मैं तीनों की मेट्रो टोकन लेने कतार में लग गया। दोनों को कुछ समय देने का ये तरीका भी कारगर होता नहीं दिखा। कतार में खड़े हुए ही मैंने देखा कि दोनों लगभग आसपास खड़े तो हैं, मगर राहुल किसी अपराधी की तरह नजरें नीचे किए हुए है और परिधि किसी अजनबी की तरह एकटक बाहर देखे जा रही है। राहुल उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। उसने अपनी नज़र नीचे परिधि की उंगलियों पर रखी थी। राहुल ने अपनी तर्जनी से परिधि की तर्जनी छूने की कोशिश की, लेकिन परिधि ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। राहुल ने अपना हाथ हटा तो लिया, मगर आंखें इधर उधर भटकने के क्रम में मुझसे टकरा गईं। मैंने दोबारा उसे हाथ पकड़ने का इशारा किया। परिधि ने फिर हाथ झटक दिया। अब की बार राहुल ने उससे कुछ कहा, जिसका परिधि ने जोर ही से जवाब दिया। बात गंभीर हो गई। आसपास 2-4 लोग रुक गए। मैं मेट्रो टोकन ले चुका था, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही एक लड़के ने राहुल को देखते हुए परिधि से पूछ ही दिया, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम है। इसकी स्कूटी लेकर पपीता लाने गया था, पंचर हो गई, सट देगा? कहते हुए राहुल शर्ट की बाहें चढ़ाकर लड़के की ओर बढ़ा ही था कि मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया और इस लड़के को थोड़ा किनारे ले जाते हुए कहा, नहीं शक्तिमान, सब ठीक है, चकबंदी का झगड़ा है लेकिन अंडर कंट्रोल है, आप रॉकेट बन जाइए। लड़का हमें घूरता हुआ आगे बढ़ गया। मेरी इस बात से परिधि को भी हंसी आ गई। हम आगे बढ़े। राहुल ने आगे बढ़कर मेट्रो की भीड़ से रास्ता बनाया। भीतर घुसते ही भीड़ ने दोनों को एक कर दिया। अजीब बात यह थी कि पूरे रास्ते राहुल परिधि को, खासकर उसके पेट को दूसरों से बचाने की कोशिश करता रहा। वो लोगों को
हाथ के इशारे और हल्के धक्के से ही परिधि से दूर करता रहा। जब भीड़ बढ़ने लगी और ये लगभग तय हो गया कि परिधि को चोट लग ही जाएगी, तो परिधि ने राहुल की ओर चेहरा कर लिया। हालांकि उसने पुरजोर कोशिश की कि वो राहुल से दूर ही खड़ी रहे, मगर मेट्रो की भीड़ ने उसे बेबस कर दिया। अगले ही स्टॉप पर चढ़ी भीड़ ने उसे राहुल के बिल्कुल करीब कर दिया। राहुल ने उसके हाथ से फोल्डर छीनते हुए मुझे दे दिया और परिधि को बिल्कुल अपने नज़दीक खींच लिया। फोल्डर दिए जाने के वक्त परिधि ने मुझे देखा। मैंने हाथ के इशारे से आश्वस्त कर दिया कि चिंता मत करो, मैं संभाल कर रखूंगा। परिधि बिना कुछ बोले राहुल से लगकर खड़ी रही। राहुल भी अपने दोनों हाथों से हैंडरेल को मजबूती से थामे रहा। कुछ ही देर बाद हम सीलनपुर स्टेशन पहुंच गए। मेट्रो से निकल थोड़ी ही दूर पैदल चलने के बाद वो क्लिनिक आ गया। घर के ही ग्राउंड फ्लोर में बना वो क्लिनिक देखने से ठीक ठाक ही लग रहा था। मैं मोड़ के मुहाने पर ही रुक गया। राहुल परिधि के साथ क्लिनिक तक गया और लगभग 5 मिनट में ही लौट आया। क्या हुआ, लौट आया? उसके आते ही मैंने पूछा। वो गई भीतर, फिर 5 मिनट में एक पेपर लेकर आई। कहा यहाँ साइन कर दो। मैंने कर दिया। फिर कहा कि 2 घंटे लगेंगे, तुम बाहर ही वेट कर लो मोहित के साथ। राहुल ने चेहरा गिराए हुए कहा। चल तो ठीक ही है ना, वो बहुत मजबूत लड़की है, तो बेकार में इतना डरा हुआ था। मैंने राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पता है झाड़ी, जब मैंने साइन कर दिए ना, तब उसने थैंक्स कहा। राहुल ने आंखों के कोरों को साफ करते हुए कहा। जाने दे, उसका गुस्सा जायज़ भी तो है, इतना तो बनता है यार। मैंने राहुल की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा। माँ की बहुत याद आ रही है झाड़ी, राहुल ने भर्राई आवाज़ में कहा। तो बात कर ले, आंटी कह भी रही थी कि तू बात ही नहीं करता। मैंने कहा। माँ लड़कों की पंचिंग बैग होती है, उनका स्ट्रेस बस्टर। दारू पीकर उन्हें दसियों प्रेमिकाएं याद आ सकती हैं, मगर आंसू पीते हुए उन्हें बस माँ ही याद आती है। माँ ने कभी छड़ी उठाई भी होगी तो बस इस वजह से कि पापा से कम मार पड़े। माँ लड़कों की सहेली कभी नहीं होती, फिर भी वो बिना कहे परेशानियाँ समझ लेती है। वो आवाज़ में उत्साह, खनक, ठहराव, लर्जिश और उदासी पहचान लेती है और महज हेलो कहने के अंदाज से ही जान लेती है कि आपकी मन स्थिति कैसी है। राहुल ने माँ को फ़ोन लगाया। हेलो मम्मा। हाँ ठीक हूँ, कभी पढ़ाई की है जो अब करूँगा। आपकी याद आ रही थी तो फ़ोन कर लिया। क्यों, आपकी याद नहीं आ सकती? नहीं, पापा से बात नहीं करनी, बस कहना था आई लव यू। कहते कहते राहुल की आवाज़ फिर भर्रा गई। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। हाँ, मोहित साथ ही है। अरे उससे क्या बात करनी है, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ठीक हूँ। अच्छा देता हूँ। कहते हुए राहुल ने मोबाइल मेरी ओर बढ़ाया। स्पीकर पर हाथ रखते हुए उसने धीरे से कहा। मम्मा तुझसे बात करना चाहती हैं। मैंने फ़ोन लिया और कहा। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, राहुल ठीक तो है ना? हाँ आंटी, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा। बेटा वो रो क्यों रहा है? राहुल की माँ की आवाज़ भी भर्रा गई। कुछ नहीं आंटी, ऐसे ही। कहीं कोई लड़की वड़की तो नहीं? नहीं आंटी, आप तो जानती हैं राहुल ऐसा लड़का नहीं है। हाँ वो तो है, चंचल है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरा बेटा। अच्छा, उसने किसी से उधार तो नहीं लिए? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं। बेटा पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना, अंकल से कहकर जितने चाहिए होंगे भिजवा दूंगी। जी आंटी। किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना उसका? नहीं आंटी। फिर वो रो क्यों रहा है? आंटी ने अब खुद रोते हुए पूछा। दरअसल माँ को आप बिना कारण बताए नहीं टाल सकते, झूठा ही सही, पर उनकी चिंता शांत करने के लिए कारण आपको ढूंढने ही पड़ते हैं। मैंने भी उस वक्त एक कारण ढूंढ ही लिया। आंटी मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप परेशान हो रही हो इसलिए बता देता हूँ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के पेपर में राहुल को मुझसे 5 नंबर कम आए हैं, इसलिए उदास है। बस इतनी सी बात, उसे फ़ोन दो, मैं अभी कह देती हूँ, अगली बार तुमसे भी ज़्यादा मेहनत करेगा। आंटी ने कहा। जी आंटी। कहते हुए मैंने फ़ोन राहुल को दे दिया। हाँ मम्मा। हाँ इसलिए, हाँ पढ़ूंगा। हाँ अब आप पापा मत बनो, मैं पढ़ूंगा। बाय, लव यू, बाय। राहुल ने कहते हुए फ़ोन काट दिया। घंटे भर का समय लगभग बीत चुका था। धूप तेज़ होकर सिर पर आ गई थी। राहुल लगातार ही क्लिनिक के दरवाजे की ओर ही नज़र लगाए खड़ा था। मुझे अचानक ही
खाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने राहुल से कहा, भाई कुछ खा लेते हैं, उसे आ जाने दे, फिर साथ में ही खाएंगे। राहुल ने आईब्रोज को मलते हुए कहा, भाई वह एनेस्थीसिया के इफेक्ट में होगी, निकल कर भी खाने की पोजीशन में नहीं होगी, समझा कर। मैं भूख से बेहाल हो रहा था। उसे बेहोश करेंगे? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। नहीं बेटे, गुदगुदी करेंगे। डोंट टॉक लाइक अ फूल, अबॉर्शन है भाई, इसमें वक्त लगता है। और वो होश में ही नहीं आई तो? राहुल ने खड़े होकर परेशानी से टहलते हुए पूछा। सवाल तो ऐसे पूछ रहा है जैसे कि तूने फॉर्म में अपना असली नाम डाला है। चिल मार, चल खाना खा लेते हैं। मैंने कहा, यार झाड़ी, कितने हफ्ते बाद बच्चे में जान आ जाती है? राहुल ने उदास आवाज में पूछा। पता नहीं पंडित, यार तू अभी फालतू की बातें कर करके मुझे गिल्ट फील मत करवा। मैंने खींचते हुए कहा। मुझे भूख भी लगी थी और राहुल की इन बातों से मुझे ग्लानि भी होने लगी थी। दोनों ही कारणों से मैं खींच गया। राहुल शायद ये बात समझ गया। उसने कहा, यार झाड़ी, तो कुछ खा ले, मैं तो नहीं जा सकता। अगर इसी वक्त उसे ज़रूरत हो गई या वो निकल आई और मुझे नहीं पाया तो बहुत बुरा होगा। राहुल को इस तरह देखकर मुझे अजीब लग रहा था। एक तरफ मुझे इस बात की खुशी भी थी, उसे किसी की फिक्र हो रही है। दूसरी तरफ मुझे ये भी डर था कि कहीं ये दिखावा केवल क्षणिक ना हो। मैंने आकर कह ही दिया, भाई एक बात कहूँ, एक दिन में इतना चेंज दिखाओगे ना तो हमको गुप्तरोग हो जाएगा। परिधि ठीक है, तुम ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वॉट मोहित, तो कुछ खा ले यार, राहुल ने खींचते हुए कहा। मुझे याद नहीं कितने दिनों बाद राहुल ने मुझे नाम से पुकारा था। मतलब साफ था, वो परेशान था और मेरी बातों से बेअसर भी। शायद मेरी बातें उसे परेशान ही कर रही थीं। यही सोचकर मैं कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ा। आगे ही एक दुकान पर चिकन पैटीज और कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल से मैंने अपनी भूख मिटाई। एक पैटीज और एक पानी की बोतल लेके जैसे ही मैं राहुल के पास पहुंचा, मैंने देखा राहुल परिधि को लिए आ रहा है। परिधि 2 घंटों में हफ्तों की बीमार जैसी लग रही थी, पर निडाल तो नहीं थी, पर अपना सिर राहुल के कंधों पर रखे धीरे धीरे ही बढ़ रही थी। राहुल का एक हाथ परिधि के पंजे में फंसा हुआ था और दूसरा हाथ उसकी पीठ को सहारा दिए था। मैं जैसे ही पहुंचा, राहुल ने कहा, मैंने कहा था ना। राहुल मुझ पर ऐसे चिल्लाया जैसे सारी गलती मेरी हो। करना क्या है अब? मैंने भी खींच कर कहा, एक टैक्सी बुला ले, मेट्रो में जाना ठीक नहीं रहेगा। राहुल ने झट से कहा, भाई थोड़ी देर बैठकर मेट्रो से ही चलते हैं। तू देख नहीं रहा है ऐसी पोजीशन में कैसी खड़ी रहेगी मेट्रो में? तू टैक्सी बुला। डोंट वरी, मैंने एटीएम से पैसे निकाले हैं। राहुल ये समझा कि मुझे पैसों की परेशानी है, लेकिन मेरी परेशानी दूसरी थी और परिधि राहुल के इतने नज़दीक थी कि मैं ज़ोर से बोल भी नहीं सकता था। टैक्सी बुला तो लूँ भाई, लेकिन इसकी आंखें चढ़ी हुई हैं, घर पे शक हो जाएगा। मैंने फुसफुसाते हुए ही राहुल से कहा, लेकिन शायद नज़दीक होने के कारण परिधि ने सुन लिया। मूवी देखने चले? परिधि ने उम्मीद ही कहा। क्या? राहुल हतप्रभ रह गया। पूछा, सुनता है क्या? मैंने कहा, मूवी चले? परिधि ने बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में कहा। पहले तो मुझे हंसी आई, लेकिन मुझे भी परिधि की बात जच गई। ठीक ही तो कह रही है, थोड़ी देर थिएटर में रहेगी तो एनेस्थीसिया का असर भी जाता रहेगा, मैंने कहा, और हम एक पेड़ की छाया में रुक गए। थोड़ी ही देर में एक टैक्सी सामने आकर रुक गई। भाई ईडीएम मॉल ले लियो, राहुल ने कैब वाले को रोकते हुए कहा। कैब में मैं आगे बैठ गया। राहुल और परिधि पीछे वाली सीट पर बैठे। बैठते ही मैंने सामने वाली मिरर को इस तरह घुमा दिया कि ड्राइवर पीछे की ओर ना देख पाए। कुछ खाने को है? परिधि की आवाज़ आई। मैंने बिना पीछे मुड़े ही पैटीज और पानी की बोतल पीछे पकड़ा दी। परिधि ने टिश्यू पेपर से पैटीज पकड़ा और जितनी बड़ी बाइट ले सकती थी ली। राहुल पानी की बोतल हाथ में लिए उसे देखता रहा। पैटीज खा लेने के बाद राहुल ने ढक्कन खोलकर पानी की बोतल पकड़ाते हुए धीरे से पूछा, वॉज इट पेनफुल? शट अप एंड नो मोर क्वेश्चंस अबाउट इट, परिधि ने कहा। मुझे माफ़ कर सकती है? राहुल ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा। ना, कहते हुए परिधि ने अपनी पेशानी से राहुल की पेशानी ढक ली। आई एम फिर भी सॉरी, आई एम सॉरी टू द nth टाइम, राहुल ने उसकी अंगूठी को देखते हुए धीरे से कहा। तू बोलता रहे, जब नहीं बोलता ना तब ज़्यादा बुरा लगता है, परिधि ने लरसती आवाज़ में कहा। आई लव यू परिधि शर्मा, राहुल ने परिधि की पेशानी चूमते हुए कहा। आई लव यू टू राहुल मिश्रा, कहते हुए परिधि ने राहुल की उंगलियां चूम ली।
प्यार अब हुआ जाता था। तो दोस्तों, ये था दिल्ली दरबार का 10वां भाग। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अपने फीडबैक एंड सजेशन भी मुझे कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं सिद्धांत मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।